डेथ एंड मी। अध्याय 11 घर छोड़ना। भले ही रोआन और रीन की बुद्धि उनके शरीर से कहीं अधिक परिपक्व थी, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि वे अभी शिशु हैं। इसलिए उन्हें वयस्कों की तुलना में अधिक सोना पड़ता था। यह उनकी जैविक आवश्यकता थी, क्योंकि शिशु जीवन के पहले 12 महीनों में तेजी से विकास करते हैं। इस अवस्था में लगातार नींद आने की अनुभूति से रोआन और रीन बहुत असहाय महसूस करते थे। हालांकि आज जूली वारेन के घर से लौटने के बाद उन्होंने जागते रहने की पूरी कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने आखिरकार तय किया कि उन्हें उस नियमावली को देखना चाहिए जिसका उपयोग उनके माता पिता साधना के दौरान हमेशा करते हैं। ऐसा लगता था कि वे हर बार साधना समाप्त करने के बाद इसे बड़ी सावधानी से रखते थे, इसलिए दोनों बूढ़े जवान लड़कों ने सोने के समय का उपयोग इसे लेने के लिए करना चाहा। उन्हें अपने नए शरीर की आदत पड़ने में अभी काफी समय लगा है। शरीर परिवर्तन की पुस्तिका तक पहुंचने में उन्हें कई बार ठोकर खानी पड़ी। हालांकि यह उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। दरअसल वे इतने छोटे हैं कि पुस्तिका तक पहुंच ही नहीं सकते। एक कुर्सी खिसकाने के बाद भी पुस्तिका नहीं मिली। रीन ने रोआन की ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम मुझे उठाओ और मैं किताब ले लूंगा। रोआन ने नाक सिकोड़ी। मैं तुम्हें क्यों उठाऊं? रीन अवाक रह गया। जैसा कि उसने कहा था, अनगिनत वर्षों तक जीने वाले व्यक्ति के लिए यह काफी बचकाना व्यवहार था। हालांकि और समय बर्बाद न करने के लिए उसने बस उसके साथ खेलने का फैसला किया। जो भी हो, मैं तुम्हें उठा लूंगा। रोआन काफी संतुष्ट लग रहा था और उन्होंने तुरंत अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। खैर, अगर कोई इस समय वहां पहुंचता तो उसे उनकी योजना काफी हास्यास्पद लगती। रीन ने अपने शरीर पर जितना नियंत्रण रखते हुए हो सकता था, रोआन को उठा लिया। रोआन भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश में इधर उधर लड़खड़ा रहा था। अंत में रीन ने दीवार का सहारा लेकर अपना संतुलन बनाए रखा और रोआन ने मैनुअल पकड़ लिया। नीचे उतरने के बाद उन्होंने गौर से देखना शुरू किया। पता चला कि वे सही थे। उस पर कोई शब्द नहीं लिखे थे। मैंने अपने माता पिता को कभी कुछ पढ़ते हुए नहीं देखा। निश्चित रूप से उन्हें शायद पढ़ना आता ही नहीं होगा। अंदर सब कुछ चित्रों के कुछ सेट थे जिनमें कुछ व्यायामों का वर्णन था जिनका उन्हें पालन करना था। ऐसा प्रतीत होता था कि मैनुअल में 5 अलग अलग स्तर थे। रीन और रोआन को यह समझने के लिए प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं थी कि प्रत्येक स्तर शरीर रूपांतरण के क्षेत्र का एक चरण दर्शाता है। तो ये प्रथम लोक के 5 चरण हैं। रोआन, तुम्हारा क्या विचार है? रोआन ने उनकी ओर देखा और कुछ देर सोचा। यह आपकी दुनिया में मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली सांस लेने की तकनीकों से काफी मिलती जुलती दिखती है। रीन अचंभित रह गया। आपका मतलब उन चीनी और जापानी लोगों से है? रोआन ने नाक सिकोड़ी। आपने जरूरत से ज्यादा टीवी देखा है। टीवी पर सांस लेने की तकनीकें तो दिखाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं। सांस लेने की तकनीकों का इस्तेमाल आपकी सोच से कहीं ज्यादा चीजों के लिए किया जाता था। ध्यान, सेहत, दौड़ना, नींद, यहां तक कि मां के प्रसव के दौरान भी। इन तरीकों के अनगिनत उपयोग हैं। रीन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे कभी किसी बात की परवाह नहीं थी, इसलिए उसे टीवी पर दिखाई देने वाली चीजें ही याद रहीं। वह उन्हें देखना भी नहीं चाहता था। बस संयोगवश जब वह बैठक में खाना खा रहा था तो उसने ये सब सुना, क्योंकि उसका परिवार एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। यह सब महज एक संयोग था। खांसी, खांसी। खैर, आगे बढ़ो। रोआन थोड़ा हंसा और आगे बोला। सरल शब्दों में कहीं तो इनमें से कई श्वास तकनीकें आपके ग्रह की कुछ तकनीकों से मिलती जुलती हैं। बस इतना ही। बेशक, चूंकि हमारे ग्रह में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। साथ ही इन श्वास तकनीकों के साथ साथ कुछ विशेष व्यायाम भी किए जाते हैं। रीन ने सुनते हुए सिर हिलाया। अंत में रीन और रोआन ने पहले 2 चरणों, रक्त प्रतिस्थापन और हड्डियों को मजबूत करने के हर एक चरण को याद रखने में कुछ समय बिताया। उसके बाद उन्होंने मैनुअल को मेज पर ही छोड़ दिया और अपने बिस्तर पर लौट गए। ज्यादा से ज्यादा उनके नए माता पिता यही सोचेंगे कि वे इसे पिछले दिन वही भूल गए थे। दरअसल रीन और रोआन के पास ज्यादा विकल्प नहीं था। मैनुअल को वापस रखने की परेशानी तो छोड़ ही दीजिए। उन्हें इतनी नींद आ रही थी कि वे किसी भी क्षण जमीन पर ही सो सकते थे। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान जब भी उनकी मां नहीं देख रही होती, वे बिस्तर पर ही सांस लेने की तकनीक और निर्धारित व्यायामों का अभ्यास करते थे। बेशक वे आपस में लगातार नोकझोंक भी करते रहते थे। तुम गलत कर रहे हो। तुमने अभी अभी सांस क्यों ली? जाहिर है, एक पल के लिए सांस रोकना जरूरी था। बिल्कुल गलत। क्या तुमने वही मैनुअल पढ़ा है जो मैंने पढ़ा है? जरूर पढ़ा होगा। आखिर जो कुछ मैं सीखता हूं, तुम भी सीखते हो। तो फिर ये सब बकवास कहां से आई? क्या तुम मूर्ख हो? क्या हम सच में इस दुनिया के ही प्राणी हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे अभ्यास सबसे अच्छा तरीका है? हमें इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलना होगा। तो फिर जब मैंने व्यायाम के दौरान अपने पैरों की स्थिति बदली तो आपने शिकायत क्यों की? मुझे लगा कि इस तरह से हड्डियों के भीतरी हिस्से में बदलाव लाना कहीं बेहतर था। वो ठीक है, मैंने उसे आजमाया नहीं है, लेकिन मुझे लगभग यकीन है कि वो भी गलत था।
तो तुम्हारे बदलाव सही है और मेरे नहीं? भाड़ में जाओ। नहीं, रुको, तुम तो वहीं से आए हो। अच्छा, क्या मुझे तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए कहना चाहिए? मुझे हमेशा से यही शंका थी। अरे बेवकूफ, नरक और स्वर्ग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सिर्फ पाताल लोक है, लेकिन वह तुम्हारे देश में उस समय नरक के जो वर्णन थे उनसे बिल्कुल अलग है। छी, तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। कई बार उनकी मां उन्हें देखने या दूध पिलाने के लिए कमरे में आती थी। यहां तक कि झगड़ों के दौरान भी उन्हें हर समय कमरे के प्रवेश द्वार पर ध्यान केंद्रित रखना पड़ता था। जरा सी भी आवाज सुनते ही वे तुरंत बिस्तर पर लेट जाते और सोने या कुछ न करने का नाटक करते। कभी कभी तो उन्हें अपनी स्थिति बदलने का भी समय नहीं मिलता था, इसलिए जब हमालिया वहां पहुंची तो उन्हें बिस्तर पर लेटे हुए देखकर उसे हंसी आ गई। सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात पर हुई कि उसके बच्चे हमेशा पसीने से तरबतर रहते थे। क्या आजकल इतनी गर्मी होती है? लेकिन चूंकि वे दर्द में नहीं दिख रहे थे और काफी जीवंत व्यवहार कर रहे थे, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। अंततः जूरी वारेन एस्ट्रेक शहर की अपनी यात्रा से लौट आया और उसने तुरंत रीन के परिवार को बुलाया। अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हारे परिवार को कबीले के केंद्र में ले जा रहा हूं। अध्याय 12, विपत्ति से बचाव। रीन और रोआन का परिवार अचंभित रह गया। आखिर वे कबीले के केंद्र में क्यों जा रहे हैं? उनके हैरान चेहरों को देखकर जूरी उन्हें स्पष्टीकरण देने ही वाला था कि अचानक उसका दिल जम गया। या जब उसने रीन और रोआन को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह दो भूतों को देख रहा हो। खैर, एक तरह से उन्हें भूत भी माना जा सकता है। वह कैसे संभव है? जूरी के बगल में बैठा तिरिन अपने बड़े भाई की प्रतिक्रिया देखकर हैरान था। यह स्पष्ट था कि उसने जुड़वा बच्चों में कुछ देखा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या था। बड़े भाई, क्या कुछ गड़बड़ है? जूरी ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, जब तक आप अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग करते हैं, तब तक आप इसे देख भी सकेंगे। तिरिन अचंभित रह गया और उसने तुरंत वही किया जो उसे कहा गया था। अगले ही पल उसका चेहरा भी जूरी की तरह ही सदमे से भर गया। मुझे जरूर मतिभ्रम हो रहा है। ट्यूरेन और हमालिया को उन प्रतिक्रियाओं से डर लगने लगा। बुजुर्गों, क्या हमारे बच्चों में कुछ गड़बड़ है? तभी जूरी को याद आया कि रीन और रोआन के माता पिता ऊर्जा संचय क्षेत्र में नहीं है। इसी वजह से उनके पास आध्यात्मिक चेतना नहीं है, इसलिए वे जाहिर तौर पर वह सब नहीं देख सकते जो वे देख रहे हैं। यह कोई गलत बात नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय है। दोनों ही रक्त प्रत्यारोपण के चरण में हैं। ट्यूरेन और हमालिया को लगा जैसे उन्होंने कोई मजाक सुना हो। उनके बच्चे रक्त प्रत्यारोपण की अवस्था में कैसे हो सकते हैं? वे अभी 5 साल के भी नहीं हुए हैं। 5 साल तो दूर की बात है, उन्हें पैदा हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। बुजुर्ग शायद मजाक कर रहे हैं। 5 साल की उम्र से पहले तो वे आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति को भी महसूस नहीं कर सकते। उनके लिए रक्त प्रत्यारोपण की अवस्था में होना तो असंभव है। उन शब्दों ने अंततः जूरी को वह कारण याद दिला दिया कि वह रीन और रोआन के परिवार को जनजाति के केंद्र में क्यों लाना चाहता था। गलत। मैं इसके बारे में पता लगाने के लिए शहर गया था। सच तो यह है कि एप्टीट्यूड ऑर्ब एक और काम कर सकता है। इसकी चमक के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि परीक्षण किए जा रहे व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हो सकता है या नहीं। संयोग से आपके बच्चों में यह क्षमता पाई गई। रीन और रोआन समेत सभी लोग उन शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। रीन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे पता चल गया कि हम रक्त प्रत्यारोपण के चरण में हैं। उसे शुरू से ही पता था कि हम आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। अन्यथा वह कभी भी इस आध्यात्मिक इंद्रिय या इस क्षमता को जो भी कहा जाता है उससे हमारे शरीर की जांच नहीं करता। रोआन ने रीन की बात से सहमति जताई। बिल्कुल। फिर भी हम इसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाएंगे। देर सवेर कोई न कोई हमारे शरीर की जांच करेगा और पता लगा लेगा कि अब हमारे शरीर सामान्य शिशु शरीर जैसे नहीं रहे। बस संयोग से यह पहले ही पता चल गया। समस्या यह है कि किसी को नहीं पता कि हम शरीर रूपांतरण तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वे इससे कैसे निपटेंगे। देखते रहिए। रोआन बिल्कुल सही था। जूरी और बाकी लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे रक्त प्रतिस्थापन चरण में कैसे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने शरीर रूपांतरण तकनीक का अभ्यास कभी नहीं किया था। जूरी ने रीन और रोआन को ध्यान से देखा और कुछ बुदबुदाए। क्या यह सचमुच एक जन्मजात संरचना है? हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी तिरिन ने उसे सुन लिया। बड़े भाई, यह जन्मजात संरचना क्या है? जूरी जल्द ही होश में आया और जुड़वा बच्चों के माता पिता और अपने छोटे भाई की ओर देखने लगा। जब मैं शहर गया और इसके बारे में पूछताछ शुरू की, तो मुझे पता चला कि कुछ बेहद दुर्लभ मामले ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा को समय से पहले महसूस कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम लोगों को जन्मजात सहज प्रकृति वाला माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जन्म के क्षण से ही उनका शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। उन्हें ऐसा करने के लिए अपने शरीर के परिपक्व होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसा लगता है कि इसके और भी फायदे हैं। दुर्भाग्य से मैं बस इन्हीं के बारे में जानकारी जुटा सका।
चाहे मैं इसे किसी भी तरह से देखूं, केवल यह तथाकथित जन्मजात शारीरिक बनावट ही ऐसे परिणाम ला सकती है। तिरियन और रीन का परिवार यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। रीन और रोआन भी समझ गए कि यह जन्मजात संरचना संभवतः उनकी आत्माओं को जोड़ने वाले श्वेत और काले धागे और गोले का ही एक दुष्प्रभाव थी। तिरिन ने पूछे बिना नहीं रह सकी, तो फिर उनका संविधान किस प्रकार का है? जूरी ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। एस्ट्रेक शहर में भी जन्मजात शारीरिक बनावट जैसी किसी चीज के बारे में जानकारी लगभग न के बराबर है। मैंने इस विषय पर कुछ अफवाहें ही सुनी हैं। लगता है कि इस बारे में बेहतर जानकारी सिर्फ साधना संप्रदायों के लोगों को ही होगी। रीन के माता पिता असमंजस में थे। दरअसल रीन और रोआन एक ही व्यक्ति थे। नाम से उन्हें कुछ अंदाजा तो हुआ, लेकिन उन्होंने कल्टीवेशन सेक्ट्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि जूरी के छोटे भाई तिरिन ने तुरंत सम्मान का भाव दिखाया। फिर उसने जूरी की ओर देखा और पूछा, बड़े भाई, क्या हमें? जूरी ने तुरंत तिरिन को आगे बोलने से रोक दिया। बिल्कुल नहीं। क्या तुम हमारी पूरी जनजाति को नष्ट करना चाहते हो? कमरे में मौजूद हर कोई भयभीत था। आखिर ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि जनजाति का विनाश हो सकता था? जूरी ने अपनी दैवीय चेतना से चारों ओर देखा और पुष्टि की कि इस समय केवल रीन का परिवार और उसका छोटा भाई ही आसपास मौजूद थे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आप सभी ध्यान से सुनिए। चाहे कोई भी हो, कब हो या कहा हो, इस बारे में कभी भी बाहर एक शब्द भी मत कहना। मैं अब जो कहने जा रहा हूं वह इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? जूरी की आवाज में गंभीरता को भांपते हुए सभी ने सिर हिलाया। फिर जूरी ने समझाना शुरू किया। रीन और रोआन बहुत छोटे हैं, इसलिए उनके पास अभी तक किसी से कोई यादें या लगाव नहीं है। अगर हमारे पूरे कबीले के साथ कुछ भी हो जाए तो भी वे अपनी उम्र के कारण इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। अगर हमारे कबीले में जन्मजात विशेष गुणों वाले 2 बच्चों के प्रकट होने की खबर फैल गई तो हम पर विपत्ति आ जाएगी। जहां तक मुझे समझ आया है, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को सभी संप्रदाय पाना चाहते हैं। चूंकि रीन और रोआन अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए वे संप्रदाय निश्चित रूप से पूरे कबीले का सफाया कर देंगे ताकि उनका अतीत पूरी तरह से मिट जाए। बड़े होने पर उन्हें याद नहीं रहेगा कि उनके माता पिता कौन हैं, परिवार कौन है, कबीले के सदस्य कौन हैं या कुछ भी हो। वे पूरी तरह से अपने संप्रदायों के प्रति वफादार रहेंगे और यही उनकी इच्छा है। जूरी ने तिरिन की ओर देखा और बोलना जारी रखा। मुझे पता है कि तुमने अभी कुछ देर पहले क्या सोचा था। तुम बच्चों को साधना करने वाले किसी संप्रदाय में सौंपना चाहते थे ताकि हमारे कबीले को इनाम मिले, लेकिन इससे तो बस सब लोग मारे जाएंगे। तिरिन के शरीर से नदियों की तरह पसीना बहने लगा। माफ करना बड़े भाई, मैंने ठीक से सोचा नहीं था। जूरी ने सिर हिलाया और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। फिर उसने रीन और रोआन की ओर देखा और उसके तुरंत बाद उनके माता पिता की ओर देखा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब तक वे कम से कम इतने बड़े न हो जाएं कि कबीले के प्रति वफादारी का मतलब समझ सकें, तब तक किसी को भी उनकी जन्मजात प्रकृति के बारे में पता न चले। उस समय हमारे कबीले को नष्ट करने का रीन और रोआन पर उल्टा असर पड़ेगा। तभी हम उन दोनों को किसी संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं। क्या आप सब समझते हैं? तुरिन और हमालिया को पहले संप्रदायों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वे समझ गए थे कि अपने कबीले के मिट जाने का जोखिम उठाने का क्या मतलब होता है। इसलिए उन्होंने तुरंत कबीले के नेता की बात मान ली। जूरी ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा। फिर उसने जुड़वा बच्चों को तीखी निगाहों से देखा। अब भले ही उनमें जन्मजात शारीरिक क्षमता हो, लेकिन इतनी कम उम्र में वे रक्त प्रतिस्थापन चरण में कैसे प्रवेश कर गए? कबीले के नेता की आंखों को देखकर रीन और रोआन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह आदमी तो बहुत ही होशियार है। अध्याय 13, जूरी की जांच। जूरी लगातार रीन और रोआन को देखती रही, जिससे उन पर काफी दबाव बढ़ गया। लेकिन अचानक वाह वाह, दोनों भाई पूरी बेशर्मी से जोर जोर से रोने लगे। जाहिर है जूरी की निगाहें 2 बड़ों को रुलाने के लिए काफी नहीं थीं, बल्कि उन पर पड़ रहे आध्यात्मिक दबाव ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। जूरी अचंभित रह गया और तुरंत पीछे हट गया। उसे उन बच्चों और उनके माता पिता के लिए थोड़ी दया भी महसूस हुई। मैं आखिर क्या सोच रहा हूं? वे तो बस बच्चे हैं, बूढ़े मूर्ख। उसने जानबूझकर शिशुओं पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, यह उम्मीद करते हुए कि कुछ अलग देखने को मिलेगा। हालांकि वह पूरी तरह से भूल गया कि शिशु ऐसी चीज से केवल भयभीत होंगे। खांसी खांसी। माफ कीजिए, मैं बस आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति उनके प्रतिरोध को उजागर करने की कोशिश कर रहा था, बस इतना ही। ट्यूरिन और हमालिया को उस पर कोई शक नहीं था। जूरी के स्पष्टवादी व्यक्तित्व को तो सभी जानते ही हैं, इसलिए वे कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। खैर, मैंने कबीले के केंद्र में तुम दोनों के लिए एक नया घर तैयार कर लिया है। तुरिन हमेशा की तरह हर दिन काम पर जा सकता है। हमालिया मां होने के नाते उसे बच्चों की देखभाल करनी होगी। फिर भी अब से 2 भरोसेमंद विशेषज्ञ बच्चों पर नजर रखेंगे। तुरिन और हमालिया आश्चर्यचकित थे। उनके परिवार की देखभाल के लिए कबीले के 2 योद्धा होंगे, इससे उन्हें और क्या खुशी हो सकती थी। इसके बाद तुरिन ने विषय बदलने का फैसला किया। ओह, सही कहा। बड़े भाई,
क्या आपको उनकी योग्यता के रंगों के बारे में कुछ पता चला? क्या इसका कारण भी वही है? जूरी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं कुछ कह नहीं सकता। आखिर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि जब मैंने अलग अलग योग्यता रंगों के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके बारे में सुना ही न हो। इसका मतलब है कि अलग अलग रंग शायद उनकी जन्मजात शारीरिक बनावट से संबंधित नहीं है। तिरिन और रीन के माता पिता जूरी को हैरानी से देख रहे थे। उसे कैसे पता चला कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है? जूरी जानती थी कि वे क्या सोच रहे हैं और उसने उन्हें समझाया। क्या आपको यह दिखाई नहीं दे रहा? भले ही यह थोड़ा सा ही था, फिर भी इसमें विभिन्न संविधानों के बारे में कुछ जानकारी थी। कुछ लोगों ने यह भी टिप्पणी की कि उन संविधानों में कम से कम नीले रंग की योग्यता तो थी ही। बेशक वे भी केवल अफवाहें ही थीं। हालांकि अलग अलग शारीरिक बनावट वाले लोगों के लिए अप्रत्याशित योग्यता रंगों के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए मैं कम से कम यह अनुमान लगा सकता हूं कि अलग शारीरिक बनावट के कारण अलग योग्यता रंग प्रकट होने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। फिर भी कोई नहीं जानता कि गहरे और सफेद रंग की योग्यताओं का क्या अर्थ है। जूरी ने आगे कहा, दरअसल मेरा मानना है कि रीन और रोआन के शरीर में जो गुण हैं उसका कारण वे काले और सफेद रंग हैं, न कि इसका उल्टा। रीन और रोआन जूरी के विचार से प्रभावित हुए। जूरी का दृष्टिकोण बिल्कुल सटीक था। वे भी मानते हैं कि उनके शरीर की तथाकथित संरचना श्वेत और अश्वेत प्रकाश के कारण है जो उनकी आत्माओं को उन धागों से जोड़ती है, न कि इसके विपरीत। बाकी लोग केवल सिर हिला सके। कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन उन्हें यह मानना पड़ा कि जूरी का अनुमान काफी हद तक तर्कसंगत था। इसके बाद दोनों पक्षों ने कुछ शर्तों और नियमों पर थोड़ी देर और बातचीत की। फिर तुरिन और हमालिया वहां से चले गए और केवल तिरिन और जूरी ही पीछे रह गए। बड़े भाई, आपने उन पर अपना आध्यात्मिक दबाव क्यों डाला? यह सुनकर जूरी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कुछ नहीं, मैं बस कुछ परीक्षण कर रहा था। तिरिन को अब भी थोड़ी जिज्ञासा थी, लेकिन उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। कुछ देर बाद वह भी चला गया और अब कमरे में केवल जूरी ही रह गई थी। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर रीन और रोआन के माता पिता गए थे और फिर आह भरी। शायद मैं कुछ गलत सोच रहा हूं। हालांकि अगर मैं गलत नहीं भी सोच रहा हूं तो भी मुझे उम्मीद है कि कम से कम वे बाद में जनजाति के लिए खतरा नहीं बनेंगे। जब जूरी अपने भाई और रीन के माता पिता से बात कर रहा था तब वह जुड़वा बच्चों पर ध्यान दे रहा था। उसने देखा कि कभी कभी बच्चे एक दूसरे को देखते और हल्के से सिर हिलाते थे। उसे लगा कि वे आपस में कुछ कह रहे हैं। बेशक उनकी उम्र को देखते हुए ऐसा होना असंभव था। इसीलिए उसने पहले आध्यात्मिक दबाव का प्रयोग किया था। वह देखना चाहता था कि क्या वे कोई असामान्य प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन अंत में वे तुरंत रोने लगे, जो कि एक बच्चे की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। तुरिन और हमालिया के घर पर दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे, जबकि कबीले के 2 योद्धा बाहर इंतजार कर रहे थे। उन योद्धाओं को कबीले के मुखिया का आदेश मिल चुका था और वे उसे अपनी जान की बाजी लगाकर निभाने के लिए तैयार थे। यह कोई नई बात नहीं थी। आखिरकार कबीले की इकलौती युवा प्रतिभाशाली सदस्य मिला हुईनान के पीछे 3 योद्धा हर जगह चलते थे। उनकी नजर में उन्हें कबीले की 2 नई प्रतिभाशाली सदस्यों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। आखिरकार कबीले की प्रतिभाओं की रक्षा करना कबीले के योद्धाओं का कर्तव्य है। घर के अंदर रीन और रोआन को कंपी छूट रही थी और उन्हें पसीना आ रहा था। वह बूढ़ा आदमी बहुत चालाक है। मैंने उस दबाव को रोकने के लिए लगभग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर ही लिया था। रोआन ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। बिल्कुल। सौभाग्य से हमने जूरी की चाल समझ ली और अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया। वरना सबसे जोरदार आवाज से मेरा मतलब था मानो कोई भूखा बच्चा रो रहा हो। दरअसल रीन और रोआन पहली बार रोए थे। खैर, उस दिन को छोड़ दें जब रोआन को जन्म के समय सोते रहने के कारण थप्पड़ पड़े थे। आखिर उन्हें लगा था कि वह मर गया है। खैर, जूरी पहले से ही मानती है कि शरीर रूपांतरण क्षेत्र में हमारी प्रगति हमारी शारीरिक संरचना के कारण है, इसलिए अगर हम अभी रुक जाते हैं तो यह और भी संदिग्ध लग सकता है। रीन ने रोआन की बात से सहमति जताई। बिल्कुल। बात सिर्फ इतनी है कि अब से वे दोनों लोग भी हम पर नजर रखेंगे, इसलिए अकेले समय निकालकर साधना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ट्यूरिन और हमालिया के पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उन्हें सब कुछ समेटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब वे निकले तो कई ईर्ष्यालु निगाहें उन पर टिकी थीं। उनके पड़ोसियों को पता था कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने बच्चों की प्रतिभा का परीक्षण करवाया था। अब उन्हें कबीले के मुखिया का आदेश मिला था कि वे केंद्र में चले जाएं ताकि बच्चों की सुरक्षा हो सके। यह बात सभी को स्पष्ट थी कि रीन और रोआन, दोनों जुड़वा बच्चे, कबीले के योद्धा बनने की उत्कृष्ट प्रतिभा रखते हैं। लेकिन उन अनेकों निगाहों के बीच एक तीखी निगाह थी जो बच्चों को ईर्ष्या से कहीं अधिक लालच भरी निगाहों से देख रही थी। उस व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर चला गया। कुछ देर बाद वह दीवारों पर तैनात पहरेदारों से बचते हुए छलांग लगाकर भाग गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। अध्याय 14 प्रतिभाओं की अत्यधिक आवश्यकता। लिमन पर्वत की वारेन जनजाति एस्ट्रेक शहर के दक्षिण में स्थित थी। इस क्षेत्र में कई अन्य जनजातियां भी पाई जाती थीं।
इनमें से अधिकांश छोटी थीं, कुछ मध्यम आकार की थीं और दो बड़ी जनजातियां दक्षिणी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखती थीं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वारेन जनजाति को एक छोटी जनजाति माना जाता है, लेकिन यह मध्यम आकार के करीब है। वारेन जनजाति से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाने पर रास्ते में कुछ छोटी जनजातियां मिलेंगी, और विशेष रूप से नारी जनजाति नामक एक मध्यम आकार की जनजाति। इसमें 30,000 से अधिक सदस्य थे और इसे समान स्तर की जनजातियों में एक शक्तिशाली जनजाति माना जा सकता था। इस जनजाति के नेता इमान नारी नीम स्थापना के अंतिम चरण के विशेषज्ञ हैं। उनके अलावा जनजाति में नीम स्थापना के 3 अन्य वरिष्ठ सदस्य भी थे। उनमें से एक मध्य चरण में था जबकि अन्य 2 प्रारंभिक चरण में थे। यह जनजाति भी लगभग अन्य जनजातियों की तरह ही काम करती थी। बलवान लोग शासन करते थे और जो योद्धा नहीं होते थे, उनके साथ लगभग गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। परिवार का जीवन तभी सुधरता था जब उनके घर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता जो योद्धा बन सके, अन्यथा उन्हें मृत्यु तक काम करना पड़ता था। फिर भी यह जनजाति काफी समृद्ध थी। इसे आसपास की सभी छोटी जनजातियों से भेंट मिलती थी, जिससे उनका जीवन मुख्य रूप से उन्हीं भेंटों पर निर्भर था। बेशक वे अपने कमजोर सदस्यों से जी तोड़ मेहनत करवाते थे, लेकिन इस जनजाति को इस समय एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसके नेता इमान नारी और संस्थापिका के सभी बुजुर्ग काफी वृद्ध हो चुके थे। उदाहरण के लिए सबसे युवा बुजुर्ग 70 वर्ष से अधिक आयु के थे। जैसा कि पहले बताया गया है, संस्थापिका के कारण जीवनकाल में 50 वर्ष और जुड़ जाते हैं। लेकिन जनजातियों में जीवन कठिन है, यहाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों का 50 से 60 वर्ष की आयु के आसपास मर जाना आम बात है। तो भले ही 70 साल का वह बुजुर्ग उतना बूढ़ा न हो, पर उतना जवान भी नहीं। जहां तक ईमान की बात है, वह तो 90 साल से भी ज्यादा का हो चुका है। अगर वह कोर फॉर्मेशन दायरे में प्रवेश नहीं करता, तो किस्मत अच्छी रही तो 10 या 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। हालांकि ईमान खुद अच्छी तरह जानता है कि उसने अपनी पूरी क्षमता खर्च कर दी है। जब तक उसे कोई ऐसा आध्यात्मिक खजाना नहीं मिल जाता जो उसे आगे बढ़ने का मौका दे, तब तक वह अपनी मृत्यु तक इसी स्तर पर अटका रहेगा। लेकिन उनकी मृत्यु से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने कबीले के अस्तित्व की चिंता सता रही थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि आसपास के अन्य मध्यम आकार के कबीले नारी कबीले की जगह लेने और उन अनेक छोटे कबीलों से भेंट प्राप्त करने के लिए बेहद उत्सुक थे। इसके अलावा इस समय उनके कबीले में प्रतिभावान लोगों की संख्या बहुत कम थी। अगर वे केवल हरित स्तर की प्रतिभाओं को ही गिने, तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में शामिल न होने वाले केवल 4 लोग ही हैं। यह समझना आवश्यक है कि केवल उच्च स्तर की योग्यता होने से ही सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। उन्हें केवल दूसरों की तुलना में अधिक सफलता मिलने की संभावना होती है। इसी कारण नारी जनजाति को उच्च स्तरीय प्रतिभाओं की सख्त आवश्यकता थी। अन्य जनजातियों की निगाहें तेज चाकुओं की तरह थीं, जो मौका मिलते ही उनका गला काटने को तैयार थीं। उस दिन ट्रांको नामक एक छोटे कबीले के सदस्य ट्रांको जनजाति से मिलने आए। यह जनजाति नारी जनजाति के क्षेत्र का हिस्सा नहीं थी, इसलिए उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन उनके आने का एक और कारण था। दरअसल ट्रांको जनजाति का मुखिया नारी जनजाति के एक बुजुर्ग लुको नारी से परिचित था। उनकी बातचीत के दौरान ट्रांको जनजाति के मुखिया को नारी जनजाति की स्थिति के बारे में पता चला। ट्रांको जनजाति संयोगवश वारेन जनजाति के ही क्षेत्र में रहती है। सदस्यों और योद्धाओं की संख्या में कम होने के कारण ट्रांको जनजाति वारेन जनजाति के लिए कोई खतरा नहीं बन सकती थी। हालांकि ट्रांको जनजाति को यह खबर मिली कि वारेन जनजाति में 2 बिल्कुल नए प्रतिभाशाली लोग सामने आए हैं, जो उनके लिए बुरी खबर थी। ट्रांको जनजाति उन जनजातियों में से एक थी जिन्होंने अतीत में वारेन जनजाति पर हमला करने के लिए गठबंधन किया था। फिर भी इस प्रयास की कठिनाई के कारण अंततः उन्होंने हार मान ली। वे लंबे समय से वारेन जनजाति की खान पर कब्जा करना चाहते थे और बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे। दुर्भाग्य से रीन और रोआन के आने से उनका इंतजार जितना लंबा होता जाएगा, उनके जीतने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। उनके कबीले के मुखिया के अलावा उनके कबीले में एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसमें ग्रीन लेवल की प्रतिभा हो। लेकिन केवल वारेन कबीले ने ही मिला हुईनान को जन्म नहीं दिया। ऐसा लगता है कि ये दोनों नवजात शिशु भी उस लड़की की तरह ही प्रतिभाशाली हैं। उन्हें ठीक से पता नहीं है कि वे किस लेवल पर हैं, लेकिन यह लगभग निश्चित है कि वे कम से कम ग्रीन लेवल के हैं। कम से कम उनमें से एक तो है ही। इसका कारण बहुत सीधा साधा था। जूरी वारेन ने मिला हुईनान और उसके परिवार के अलावा कभी किसी को कबीले के केंद्र में नहीं बसाया था। बाकी सभी सदस्य जो केंद्र में रहना चाहते थे, उन्हें उसे अपने दम पर जीतना पड़ता था। अगर वह ऐसा दोबारा करता है तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उन दोनों में से कम एक में ग्रीन लेवल की योग्यता जरूर है। नारी जनजाति को प्रतिभावान लोगों की सख्त जरूरत है और ट्रांको जनजाति को उन प्रतिभावान लोगों से छुटकारा पाना है। यह दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रांको जनजाति का नेता नारी जनजाति के पास मदद की पेशकश लेकर आया। यामन नारी जनजाति के अन्य बुजुर्गों के साथ एक बड़े कमरे में बैठी हुई थी और ट्रांको जनजाति के नेता को देख रही थी। आपका नाम रामिन ट्रांको है ना? क्या आपको यकीन है कि उनके पास कम से कम 2 ग्रीन लेवल एप्टीट्यूड वाले युवा हैं? उनकी उम्र कितनी है? रामिन ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही।
यह बच्ची इस साल सिर्फ 7 साल की है, इसलिए उसे यहाँ लाने के बाद उसका मन बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जहां तक नए परिवार के जुड़वा बच्चों की बात है, वे लगभग 1 महीने पहले ही पैदा हुए हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है कि जुड़वा होने के कारण दोनों में एक ही तरह की प्रतिभा हो। मुझे लगता है कि मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में इन बच्चों के मन को नारी जनजाति के प्रति वफादार बनाना कितना आसान होगा। जब ईमान ने उस लड़की के बारे में सुना तो वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। हालांकि 7 साल की बच्ची को बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, फिर भी एक तरह का खतरा बना रहता है। हो सकता है कि बड़ी होकर बदला लेने के लिए वह किसी और कबीले को उनके ही कबीले को अंदर से नष्ट करने में मदद करे, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। लेकिन नवजात जुड़वा बच्चों ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। भले ही उनमें से केवल एक ही हो, उनकी उम्र उनके दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए काफी थी। अगर दोनों बच्चे इतने प्रतिभाशाली निकले तो और भी अच्छा होगा। ईमान की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। मुझे उनके बारे में और बताओ। अध्याय 15 जनजाति का निर्णय। लगभग 1 सप्ताह बाद वारेन जनजाति को एक खबर मिली। नारी जनजाति के नेता यामन नारी उनसे मिलने आ रहे थे। यह सुनकर जूरी के चेहरे पर शिकन आ गई। वह नारी जनजाति के बारे में जानता है, आखिर मध्यम आकार की जनजातियों की संख्या छोटी जनजातियों की तुलना में बहुत कम है। खासकर इसलिए कि नारी जनजाति समान स्तर की जनजातियों में सबसे ऊपर है। अगर संभव हो तो वह इस यात्रा को सीधे तौर पर अस्वीकार कर देगा। हालांकि वे एक अधिक शक्तिशाली जनजाति हैं और उन्हें नाराज करना अच्छा विचार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जनजाति आगंतुकों का खुले दिल से स्वागत करने के लिए तैयार रहे। जनजाति में तुरंत हलचल मच गई। सभी जानते हैं कि वारेन जनजाति अपने निवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार करती है, वह अधिकांश जनजातियों से बिल्कुल अलग है। यदि वे भय और दमन की प्रणाली पर चलने वाली जनजाति होते, तो उच्च अधिकारियों को इस प्रकार की घटना पसंद आ सकती थी। लेकिन वे ऐसी जनजाति नहीं हैं, इसलिए चाहे आम सदस्य हों, योद्धा हों या बुजुर्ग, किसी को भी इससे राहत नहीं मिली। उसी दिन जूरी ने कबीले के बुजुर्गों के साथ इस पर चर्चा करने के लिए बैठक की। बुजुर्गों के हॉल में सभी के चेहरे गंभीर थे। यह स्पष्ट था कि वे नारी कबीले के नेता के आगमन को अच्छी नजर से नहीं देखते। यह कोई रहस्य नहीं है कि नारी कबीला उस व्यवस्था में जी रहा है जिससे वे घृणा करते हैं। यदि संभव हो तो वे उसे अपने क्षेत्र के पास भी नहीं आने देंगे। जूरी वारेन ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। आप सभी इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? जनजाति के उपनेता अलंदा इयाल ने इसका उत्तर दिया। हम बेवकूफ नहीं हैं। संयोग होने के लिए समय बहुत अनुकूल था। हमें अभी अभी 2 नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिले थे और अचानक ईमान नारी ने आने का फैसला किया। मैं इसे चाहे जैसे भी देखूं, वह निश्चित रूप से हमसे लाक्स बेबीज को उन्हें सौंपने की उम्मीद करते हैं। तिरिन ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। तो फिर वो सपने देखता रहे। किसी जनजाति के लिए ग्रीन लेवल या उससे ऊपर की प्रतिभाओं को जन्म देना मुश्किल होता है। हालांकि रीन और रोआन की योग्यताओं का वर्णन सामान्य ज्ञान से नहीं किया जा सकता, लेकिन सब कुछ यही दर्शाता है कि वे मिला हुई नान से कम नहीं है। अगर हम उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो भविष्य में हमें कम से कम एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रील मिल सकता है, शायद 3 भी। हम उन्हें यूं ही कैसे छोड़ सकते हैं? फिर तेज नजरों वाले एक अन्य बुजुर्ग ने टिप्पणी की। असली समस्या यह नहीं है। हमारी जनजातियों के बीच की दूरी और संबंधों को देखते हुए उन्हें रीन और रोआन के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि आप सभी इसका मतलब समझते हैं, है ना? जूरी वारेन और अन्य बुजुर्गों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह स्पष्ट था कि इस घटना के पीछे कोई तीसरा पक्ष था। यह तीसरा पक्ष निश्चित रूप से उन्हीं के क्षेत्र का कोई व्यक्ति था। संभवतः यह उन छोटी जनजातियों में से एक थी जिन्होंने अतीत में उनकी जनजाति पर हमला करने के लिए गठबंधन किया था। हालांकि हमें केवल नारी जनजाति से ही अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दूसरी जनजाति भी हमारी जनजाति पर दबाव बढ़ाने के लिए एकजुट होगी। जूरी ने कबीले के बुजुर्गों की ओर देखा। इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले हमें पहले यह तय कर लेना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। अगर हम रीन और रोआन को या शायद उनमें से किसी एक को नारी जनजाति को सौंप दें तो यह मामला खत्म हो जाएगा। बेशक इस बात की भी संभावना है कि वह मिला को भी मांग ले, क्योंकि वह पहले से ही यहाँ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो न केवल नारी जनजाति तुरंत चली जाएगी, बल्कि इस मुद्दे के पीछे का तीसरा पक्ष भी तुरंत चला जाएगा। इस समस्या को हल करने का यही सबसे आसान तरीका है। दूसरी बात यह है कि हम उनमें से किसी को भी कुछ नहीं देंगे। लेकिन ऐसा करने पर हमें नारी जनजाति के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, जो हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा पर्दे के पीछे एक और साजिश भी चल रही है। अचानक अलंदा इयाल की आभा फूट पड़ी और उसने अपने सामने रखी मेज को तोड़ दिया। तो क्या हुआ? अगर हम अपने कबीले के सदस्यों को इतनी आसानी से छोड़ देंगे तो इससे दूसरे कबीले के सदस्यों में बेचैनी ही बढ़ेगी। हमने अतीत में इरिक परिवार से छुटकारा पाने के लिए एक खूनी लड़ाई लड़ी थी। मरने वालों में से कई लोगों के परिवार इस समय हमारे कबीले में रहते हैं। अपने बच्चों को सौंपना उस उद्देश्य के बिल्कुल खिलाफ होगा। मेरा मानना है कि हमें नारी कबीले को पूरी तरह से नकारने का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। उपनेता के इस अचानक हुए आक्रोश से सभी लोग स्तब्ध रह गए।
फिर भी सभी उनकी बात से सहमत थे। यहां तक कि जूरी भी संतुष्टि भरी मुस्कान से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अच्छा, क्या कोई ऐसा भी है जो इससे अलग सोचता हो? अन्य बुजुर्ग तुरंत उठ खड़े हुए और चिल्लाने लगे। नहीं। जूरी वारेन ने सिर हिलाया और वह भी खड़ी हो गई। बहुत खूब। अच्छा है कि आप ऐसा सोचते हैं। चूंकि ऐसा है तो मैं आपको एक और बात बताता हूं। अगर हमने सचमुच अपने बच्चों को दे दिया होता तो इससे न केवल कबीले के मनोबल पर असर पड़ता बल्कि हमारे आसपास के अन्य छोटे कबीलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता। वे सोचते कि हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना वे समझते थे और शायद एक बार फिर हम पर हमला करने के लिए एकजुट हो जाते। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम सिर्फ जनजाति की मजबूत मांग के चलते अपनी प्रतिभाएं लुटाते रहेंगे तो हमारी अपनी जनजाति कभी परिपक्व नहीं हो पाएगी। भविष्य में जब अलंडा और मैं इस दुनिया से चले जाएंगे तो आज के बच्चे जनजाति की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। अगर कोई मजबूत नेता नहीं बचेगा तो आप उनसे जनजाति की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसलिए डरो मत, डगमगाओ मत, हमारे सदस्यों और परिवारों की रक्षा करो। अगर बलिदान की जरूरत पड़ी तो हम एक उज्जवल भविष्य के लिए वह बलिदान देंगे। जूरी वारेन ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, हम संघर्ष करते हैं। सभी बुजुर्ग भी जोर जोर से चिल्ला उठे। हम संघर्ष करते हैं। अपना रास्ता तय करने के बाद ही बुजुर्गों ने अंततः इस बात पर चर्चा शुरू की कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे पूरी रात बुजुर्गों के हॉल में ही रहे और जैसे ही सूरज क्षितिज पर दिखाई देने लगा वे अपने घरों को लौट गए। अलंदा, एक पल रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। अलंडा ने जूरी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराई। जब वे दोनों अकेले रह गए तब जूरी ने आखिरकार सवाल पूछा, वो आभा जो पहले थी, क्या ऐसा हो सकता है कि वो आप ही हों? अलंडा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। जी हां, मैं इसे बात के लिए सरप्राइज रखना चाहता था लेकिन लगता है कि मैं पहले ही कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गया था। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हुआ है। आखिरकार मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में प्रवेश कर चुका हूं। जूरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंस पड़ी। बहुत खूब। इसे अपने पास ही रखना और दूसरों को मत बताना। अगर नारी जनजाति छुपकर कुछ साजिश रच रही है तो तुम हमारे तुरुप का पत्ता साबित होगे। अलंडा ने सिर हिलाया। ऐसा ही किया जाएगा।